हेलो गाइज, वेलकम। कैसे हैं बच्चे? बात करें यार कि लगातार स्टूडेंट्स का यह डिमांड था कि सर कॉस्ट वापस चालू कीजिए, नए सेशन के लिए कॉस्ट चालू कीजिए। आज मैं आपको कॉस्ट चालू करने वाला हूं। कॉस्ट अकाउंटिंग बीकॉम वाले स्टूडेंट्स के लिए, सीएमए वाले स्टूडेंट्स के लिए, सीए वाले स्टूडेंट्स के लिए यार इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और कोशिश यह करूंगा ना कि आपका हर एक टॉपिक प्रॉपरली इजी वे में डिस्कस कर दूं। सबसे पहले यार जानते हैं कि हमको कॉस्ट का जरूरत क्या है। देखिए, कॉस्ट होता क्या है। बात करें कॉस्ट, आज के टाइम पे ना यार बहुत सारे टाइप के मैन्युफैक्चरिंग गुड्स बन रहे हैं, बहुत सारे टाइप के मैन्युफैक्चरिंग एसेट्स बन रहे हैं, जिसको बनाने में वेरियस प्रोसेस से हो करके गुजरना पड़ता है। होता है ना यार, अगर सपोज डेट हमें एक फर्नीचर का मतलब चेयर बनाना है, तो फर्नीचर का बनेगा क्या क्या, रॉ मटेरियल उसमें लग रहा है, किस टाइप के एडिशनल्स उसमें मटेरियल लग रहे हैं, तो वह सारा किसी भी फिनिश गुड्स को बनाने के लिए हमें एक लागत लगती है, एक कॉस्ट लगता है कि भाई कोई सामान को तैयार करना है ना, तो हमको कॉस्ट लगेगा। हमको क्या लगेगा? कॉस्ट लगेगा। और कॉस्ट हम जब हमारा लगता है और कॉस्ट में कुछ एडिशनल कॉस्ट लग गए, कुछ और एडिशनल कॉस्ट लगे, और देन हमारा फिनिश गुड्स मतलब ऐसा गुड्स तैयार होता है जिसको हम लोग यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट यह कॉस्ट का पहला चैप्टर है, जिसमें हम यह जानेंगे किसी सामान का लागत, किसी सामान को बनाने में क्या लागत है, हम उसे कैसे कैलकुलेट करें, यह आपको स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट सिखाएगा। यह आपको स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट सिखाएगा। समझिएगा बच्चे, आज यार पार्ले जी का ना बिस्किट हर कोई खा रहा है यार, ऐसा नहीं, मतलब बचपन की यादें पार्ले जी वाले बिस्किट। अब आप याद कीजिए कि पार्ले जी का बिस्किट पहले भी 3 रुपया में दे रहा था। आज के टाइम पे जब आप मार्केट में जाते हो तभी उसका प्राइस 3 रुपया ही मिल जाता है, 3 रुपया का पैकेट आपको मिल जाएगा। तो हम लोग बोलेंगे भाई उस समय भी 3 रुपया में मिल रहा था, अभी भी 3 रुपया में कैसे प्रोड्यूस हो रहा है। तो यहाँ पे हम लोग कॉस्ट स्टेटमेंट इसलिए निकालते हैं ताकि कभी हम लोग कॉस्ट को मैनेज कर सके। एक बंदा जो प्रोडक्शन का काम कर रहा है, जो सामान को गुड्स को प्रोड्यूस कर रहा है, अगर वह स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट को अच्छे से समझ ले, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट मतलब जो कॉस्ट वो लगा रहा है किसी सामान को बनाने में, अगर अच्छे से उसे समझ ले तो वह कॉस्ट को मैनेज कर सकता है। क्योंकि भाई वेस्टेज नहीं करेंगे, रॉ मटेरियल कितना कम का लाएंगे, हमको कैसे कॉस्ट को मैनेज करके चलना है ताकि प्राइस प्रोडक्ट का ना बढ़े, तो यहाँ पे वह स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट के थ्रू जान सकता है। देखिए यहाँ पे एलिमेंट ऑफ कॉस्ट, इंट्रोडक्शन एलिमेंट ऑफ कॉस्ट आर नेसेसरी टू हैव अ प्रॉपर क्लासिफिकेशन एंड एनालिसिस ऑफ टोटल कॉस्ट। अब किसी सामान को बनाने में हमको 10 प्रोसेस से होके जाना पड़ रहा है, 10 प्रोसेस में अलग अलग पैसा खर्च हो रहा है, तो किसमें कितना पैसा खर्च हुआ यह एनालाइज करने के लिए, किसी सामान को मैन्युफैक्चर करने के लिए जो अलग अलग कॉस्ट लगा है उसको जानने के लिए, क्लासिफिकेशन के लिए हमको स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट जानना पड़ता है। ठीक है, thus element of cost provide the management with necessary information for proper control and management decisions। अब यार अगर हमको कॉस्ट इसलिए भी जानना पड़ रहा है ताकि अगर फ्यूचर में हमें किसी गुड्स का प्रोडक्शन करना है, किसी प्रकार से कॉस्ट के मतलब प्रोडक्शन के लिए हमारा डिसीजन लेने का काम है, किसी प्रोडक्ट को प्रोडक्शन करना है उसके लिए डिसीजन लेना कि भाई कितना लागत पड़ेगा, तो उसके लिए भी स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट हेल्पफुल होता है। हमें फ्यूचर के प्रोडक्शन को प्लान करने में मदद करता है। एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क जिसमें हम लोग अपने कॉस्ट के बारे में डिस्कस करते हैं, एनालाइज करते हैं, उसके लिए कॉस्ट हमें मदद करता है स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट। फॉर दिस पर्पस द टोटल कॉस्ट इज एनालाइज्ड बाय द एलिमेंट और नेचर और कॉस्ट, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स या अलग अलग खर्चा का नाम है जो मैं आपको आगे बता रहा हूं। द वेरियस एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट में बी इलिस्ट्रेटेड एज फॉलो। यहां देखिए बताया गया है, यहां पे देखिए एलिमेंट ऑफ कॉस्ट के बारे में यहां पिक्चर में आपको दिख रहा है कि एलिमेंट ऑफ कॉस्ट दिया हुआ है ना, एलिमेंट ऑफ कॉस्ट। अब देखिए कि एलिमेंट ऑफ कॉस्ट क्या होता है। देखिए वह सारे टर्म जो टोटल कॉस्ट को जानने के लिए जोड़े जाते हैं, वह मतलब टोटल कॉस्ट को निकालने के लिए जितने सारे एलिमेंट, जितने सारे में एलिमेंट्स लगते हैं वह सारे आपका आता है एलिमेंट ऑफ कॉस्ट में, जिसमें सबसे पहला होता है आपका मटेरियल।
मटेरियल। क्लियर? हम लोग मटेरियल के बारे में जानते हैं कि मटेरियल होता क्या है। देखिए बच्चों, सपोज दैट मटेरियल में वह सारे गुड्स, कच्चे प्रोडक्ट्स जो सामान को प्रोसेस करके फिनिश गुड्स की तरफ बदलते हैं। जैसे हम लोग बोल सकते हैं, कैसे बोलते हैं, बाबा रामदेव चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं ना कि देखिए दंत कांति, दांत से दुर्गंध नहीं आएगा, दांत में किसी प्रकार से कैविटी नहीं होंगे, हम इसमें अश्वगंधा, तुलसी, मुलेठी, नमक, भृंगराज, ये बोलते हैं ना, ये सब कि ये सब आयुर्वेदिक चीज मिलाए हुए हैं। तो रॉ मटेरियल, मटेरियल आपके नेचुरल भी हो सकते हैं, कुछ कुछ रिसोर्सेबल मटेरियल भी हो सकते हैं। मतलब किसी सामान को बनाने में जो रॉ गुड्स का काम करता है, दैट इज मटेरियल, वो हमारा क्या कहलाएगा, मटेरियल कहलाता है। देखिए यहाँ पे मटेरियल के बारे में दिया कि मटेरियल, अब मटेरियल दो तरीके से होते हैं, एक डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, आगे डिस्कस करेंगे। लेबर, लेबर में आपका आ जाता है वह बंदा जो आपके गुड्स को एक शेप देने में काम करता है, वह बंदा जो रॉ मटेरियल पे काम करता है और उसको यूजेज गुड्स के रूप में बदलता है, वह पर्सन जो काम कर रहा है ताकि रॉ मटेरियल के गुड्स को वर्क इन प्रोसेस से फिनिश गुड्स की ओर बढ़ा जाए। ठीक है, तो यह लेबर। फिर एक्सपेंसेस, अब सिर्फ रॉ मटेरियल लगा देने से क्या हमारा प्रोडक्ट्स बन करके तैयार हो जाएगा? नहीं, उसमें वेरियस एडिशनल एक्सपेंसेस लगते हैं भाई। इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, मशीन को चलाने के लिए खर्चा चाहिए, रिपेयर होना चाहिए, मतलब वेरियस, उसको चलाने के लिए, प्रोड्यूस करने के लिए कुछ एडिशनल कॉस्ट भी होता है, जिसको हम लोग यहाँ पे एक्सपेंस लिखा ओवरहेड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओवरहेड्स। कॉस्ट में खर्चे को हम लोग ओवरहेड्स बोलते हैं। पक्का? यहां तक किसी को दिक्कत नहीं होगा, अच्छे से समझ में आया होगा। और नहीं समझ में आया है, डाउट लग रहा है ना बच्चे, प्रीवियस करके वीडियो वापस प्लेबैक करके देखिए, समझ में आएगा। और उसके बावजूद अगर डाउट रह जा रहा है, आप टेलीग्राम पे चले जाइए, डाउट सेशन के लिए हमारा ग्रुप बना हुआ है माइंड योर ओन सक्सेस से, वहां जुड़ जाइए। इंस्टाग्राम पे चले जाइए, वहां बता सकते हैं, फेसबुक पे भी अपडेटेड है, वहां भी बता सकते हैं आपको मैसेंजर के थ्रू। तो यार कैसे भी अगर पूछना चाहेंगे तो आपके लिए हाजिर है। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए यहाँ पे। अब देखिए बच्चे की ओवरहेड्स में खर्चा प्रोडक्शन से रिलेटेड हो सकता है, एडमिनिस्ट्रेटिव से रिलेटेड हो सकता है, आपका सेल्स से रिलेटेड खर्चा हो सकता है, या फिर मार्केट में अगर प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करना चाहें तो उसके लिए भी ओवरहेड्स खर्चा हो सकता है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, किसी को कोई शिकायत नहीं होगा। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं, आगे ध्यान दीजिएगा। देखिए अब आता है सबसे पहला फॉर्मूला, लिखते चलिएगा जिसका आपको काम आएगा। पहला होता है प्राइम कॉस्ट, प्राइम कॉस्ट। ठीक है, तो प्राइम कॉस्ट कैसे निकालेंगे? देखिए स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट के लिए ना प्राइम कॉस्ट का जानना जरूरी है। तो अगर हम लोग मटेरियल में, मटेरियल कंज्यूम्ड में प्लस कर देंगे डायरेक्ट वेजेज, मटेरियल में डायरेक्ट वेजेज, लेबर को अगर हम लोग ऐड कर देते हैं, मटेरियल में वेजेज को ऐड कर देने से हम लोग का निकल जाएगा प्राइम कॉस्ट। कौन सा कॉस्ट निकलेगा? प्राइम कॉस्ट। और मटेरियल कंज्यूम कैसे निकालना है? किसी किसी क्वेश्चन में मटेरियल के लिए भी दिया हुआ रहेगा कि आपका फाइनल मटेरियल किसी सामान को, किसी गुड्स को बनाने में क्या लग रहा है वह बता दीजिए। तो मटेरियल कैसे निकालेंगे? देखिए ओपनिंग स्टॉक, ठीक है, प्लस कर देंगे बच्चे परचेज, और माइनस कर देंगे क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, तो यहां से जो निकलेगा हमें निकलेगा मटेरियल कंज्यूम्ड, कि हमने इतना मटेरियल किसी सामान को बनाने में कंज्यूम किया है। यहां देखिए, यहां भी फॉर्मूला लिख दिया कि डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर या डायरेक्ट एक्सपेंस, ये सारा डायरेक्ट वेजेज एक्सपेंस उसी में आ जाएगा। तो या इससे हमारा क्या निकलता है? प्राइम कॉस्ट। हम लोग का क्या निकलेगा सर? प्राइम कॉस्ट निकलेगा। हम लोग का क्या निकलेगा सर? प्राइम कॉस्ट निकल जाएगा। कोई किसी को दिक्कत नहीं, सबको समझ में आ रहा है। चलिए आगे देखिए बच्चे, इसके बाद हम लोग बात करते हैं प्राइम कॉस्ट।
हमने अभी तक क्या निकाल चुका, हमने अभी तक सर आपने बताया कि प्राइम कॉस्ट कैसे निकालते हैं, ठीक है। अब प्राइम कॉस्ट निकालने के बाद हमको आगे प्रोसेस की ओर बढ़ना पड़ता है, जिसको बोलते हैं वर्क कॉस्ट। वर्क कॉस्ट, जो भी स्टूडेंट वीडियो को देख रहे हैं, ठीक है, कहीं से भी आप देख रहे हैं कमेंट में बताइएगा कि कहां से देख रहे हैं और कितने लोगों को शेयर कीजिए, यह भी बता दीजिएगा। 11th नहीं पढ़े हैं ना यार, तो जा करके फाइनल अकाउंट और बेसिक्स नॉलेज को पढ़ लीजिए, क्योंकि इसके बिना थोड़ा दिक्कत हो सकता है, ठीक है। भले आपको हम बता दें इजी वे में, लेकिन बच्चे अगर आप जाने रखिएगा बेसिक्स टर्म को तो आपके लिए ज्यादा इजी होगा, नंबर उठाना बहुत अच्छा बात है, ठीक है। चलिए देखिए, वर्क कॉस्ट के बारे में बात करते हैं कि वर्क कॉस्ट क्या होता है। फैक्ट्री में, फैक्ट्री में होने वाले सारे खर्चे, जैसे आप लोग जब पढ़े थे फाइनल अकाउंट, तो फैक्ट्री का सारा खर्चा आप लोग कहां लिखते थे, ट्रेडिंग अकाउंट में, और ऑफिस का सारा खर्चा हम लोग कहां लिखते थे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ये तो सबको याद होगा कि सर फैक्ट्री का सारा खर्चा ट्रेडिंग अकाउंट में लिखते थे और ऑफिस वाला सारा खर्चा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखते थे, बताए थे ना आप लोग को। तो यहाँ पे अगर हम लोग का फैक्ट्री का कोई भी खर्चा है, हम लोग बोलेंगे फैक्ट्री का कोई भी खर्चा है जो फैक्ट्री में हो रहा है, लाइक फैक्ट्री रेंट, फैक्ट्री इलेक्ट्रिसिटी बिल, पावर, मशीन का फ्यूल, तो या सर लुब्रिटिक ऑयल, जैसे यहाँ पे हम लोग बोल देंगे सर फैक्ट्री का खर्चा है पावर, फैक्ट्री रेंट, तो यहाँ पे वह सारे खर्चे, वह सारे एक्सपेंसेज जो फैक्ट्री से रिलेटेड है, वह सारा खर्चा हम लोग का कहलाएगा, यहाँ पे वर्क कॉस्ट में आ जाएगा। यहाँ पे मतलब हम इसको बोलते हैं वर्क कॉस्ट, वर्क कॉस्ट फैक्ट्री ओवरहेड्स के अंदर में, यहाँ पे फैक्ट्री ओवरहेड्स में, ठीक है। वर्क कॉस्ट हो गया। प्राइम कॉस्ट में फैक्ट्री ओवरहेड्स को ऐड करने के बाद हम लोग का निकल गया वर्क कॉस्ट, क्लियर। और वर्क कॉस्ट मतलब फैक्ट्री का सारा खर्चा हम जोड़ चुके हैं, ठीक है। उसके बाद बच्चे यहाँ पे प्लस करेंगे ऑफिस ओवरहेड्स। ऑफिस ओवरहेड्स देखिए क्या होता है ना, एडमिनिस्ट्रेटिव से रिलेटेड, सैलरी, रेंट, फैक्ट्री रेंट नहीं, रेंट, ठीक है, सैलरी सिर्फ रेंट दिया हुआ रहेगा, आपका दे देगा वहां पे रिपेयर, तो यह सारा खर्चा जो हम लोग का ऑफिशियल बेसिस पे हो रहा है, जनरल एक्सपेंस, तो यह सारा खर्चा ऑफिस ओवरहेड्स में शामिल हो जाएगा, ठीक है। और ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स को जब हम लोग यहाँ पे प्लस कर देंगे तो हम लोग का यहाँ पे निकलता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। क्या निकलेगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। सबको समझ में आ रहा है ना, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकल गया। देखिए यहाँ पे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बराबर फैक्ट्री कॉस्ट, जिसको फैक्ट्री ओवरहेड्स हम बोल रहे थे, प्लस ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ऐड कर देंगे, हम लोग का निकल जाएगा। उसके बाद क्या आएगा, ध्यान दीजिएगा, बता रहे हैं। अब हम लोग का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकल गया, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हम लोग निकाल चुके थे, क्लियर। यहां देखिए हमने कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तक निकाल लिया था, क्लियर। अब उसके बाद हम जानते बच्चे, देखिए कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, यह कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का मतलब है कि सर जी हमारा सामान बन करके तैयार है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का मतलब है कि सर हमारा सामान, हमारा जो गुड्स हम तैयार कर रहे थे, फिनिश गुड्स, यह बन करके पूरा तैयार है। अब बाबा रामदेव पतंजलि का जो टूथपेस्ट है उसको बना के तैयार कर दिए, अब ऐसी प्लास्टिक में भर भर के सबके देंगे तो लोग लेने लगेगा, बोलेंगे ले जाओ एक मुट्ठी उठा के, लोग ले लेंगे, कस्टमर नहीं लेंगे। उसके लिए फिनिशिंग होना चाहिए, मतलब आप डिलीवरेबल स्टेट में दें, पैकेजिंग करके दें, लेबलिंग करना पड़ेगा, प्राइस क्या है क्योंकि मार्केट में वो गुड्स जाने वाला है, तो आपको अच्छे फॉर्म में डालना पड़ेगा उसको। तो यहाँ पे इसके बाद आपका आता है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस, यह सामान को बेचने में एडमिनिस्ट्रेशन के बाद जो खर्चा होता है उसमें मदद करेगा। तो इसके बाद हम लोग का यहाँ पे जब ये ऐड कर देंगे ना कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में, तो हम लोग का निकल जाएगा बच्चा टोटल कॉस्ट। हम लोग का क्या निकल जाएगा, टोटल कॉस्ट हम लोग का निकल जाएगा। किसी को कोई दिक्कत नहीं है, सबको समझ में आ रहा है। देखिए कॉस्ट ऑफ सेल या टोटल कॉस्ट बराबर
कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस को, ओवरहेड्स को हम लोग ऐड कर दिए, हम लोग का टोटल कॉस्ट निकल जाएगा। अब यहाँ पे थियोरेटिकल हमने बताया है कि मटेरियल क्या होगा, डायरेक्ट मटेरियल क्या होगा, तो यहाँ देखिएगा कॉटन, ऑयल सीड्स, वुड्स, यह सारा डायरेक्ट मटेरियल में आ जाएगा, ठीक है। इनडायरेक्ट मटेरियल में लुब्रिटिक ऑयल, कंज्यूमेबल स्टोर, फ्यूल, डिजाइन, ये सब जो है ना, ये सब इनडायरेक्ट मटेरियल में आ जाएगा। लेबर में बात करें, वह बंदा जो सामान को फिनिशिंग की ओर लेके जा रहा है, काम करेगा उस पर, लेबर, तो डायरेक्ट भी हो सकता है, इनडायरेक्ट लेबर भी हो सकता है। इनडायरेक्ट लेबर में सैलरी आ जाएगा एंड वेजेज, सुपरवाइजर, स्टोर कीपर, मेंटेनेंस लेबर एंड एक्सेट्रा। अब देखिए बच्चे, अब उसके बाद हम लोग का आता है एक्सपेंस में, तो डायरेक्ट एक्सपेंस, देखिए सामान को बनाने में डायरेक्टली खर्च हो रहा है, डायरेक्ट एक्सपेंस। इनडायरेक्ट एक्सपेंस खर्चा होगा उसको पैकेजिंग करने में, लेबलिंग करने में, सब इनडायरेक्ट एक्सपेंस आ जाएगा। क्लियर, सारा मैंने नोट्स बताया और नोट्स के लिए कुछ नहीं बोलेंगे बच्चे, इतना लिखा हुआ है ना, तो इसके लिए अगर आपको लग रहा है कि सर ब्रीफ में पढ़ना है, टेंशन नहीं है, माइंड योर ओन सक्सेस टेलीग्राम चैनल है हमारा, ठीक है। और उस पर ना मैं पीडीएफ डाल ही देता हूँ, पढ़ाने के बाद जस्ट पीडीएफ डाल देंगे ताकि स्टूडेंट्स को कहीं से दिक्कत ना हो, प्रॉपरली लिख सके, समझ सके। और आपसे भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि कृपया करके शेयर कीजिए, वीडियो देख रहे हैं, हेल्पफुल लग रहा है कि हाँ सजेस्टफुल है, तो शेयर करें, जो भी कॉमर्स फ्रेंड है ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें। चलिए ध्यान दीजिए बच्चे, यहां तक आपका हो जाएगा ऑफिस, देख रहे हैं सेलिंग ओवरहेड्स, डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। अब आता है कॉस्ट शीट। देखिए कॉस्ट शीट होता क्या, देखिए यह स्टेटमेंट होता है जिसमें हम लोग यह एक्सप्लेन करते हैं कि अलग अलग प्रोसेस से हो करके जब हम किसी गुड्स को फिनिश गुड्स के तरफ ले जाते हैं तो किस बेसिस में खर्च होता है पैसा, कहां कहां पैसा लग रहा है, कुछ डायरेक्टली या कुछ इनडायरेक्टली, उसे हम लोग बोलते हैं कॉस्ट शीट। उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कॉस्ट शीट बोलते हैं। देखिए इधर cost sheet or a cost statement is a document which provide for assembly of the estimated detailed element of cost in respect of cost center or cost unit. The analysis for the different element of cost of the product is shown in the form of a statement called cost sheet. Clear? The statement summarize the cost of manufacturing particular list of product and disclose a particular period. क्या होता है, एक पार्टिकुलर ड्यूरेशन में या फिर किसी पार्टिकुलर गुड्स को अगर हम बना रहे हैं तो हम हर गुड्स के लिए अलग अलग कॉस्ट शीट बना सकते हैं। समझिए मेरी बात को ध्यान से बच्चे, समझना एकदम जरूरी है, नहीं समझिएगा गड़बड़ा जाइएगा, फिर बोलिएगा सर समझ में ही नहीं आया। देखिए हम आपको एग्जांपल दे दे के एकदम प्यार से समझा रहे हैं, देखिए समझिएगा। जैसे ए प्राइवेट लिमिटेड एक कंपनी है, ठीक है। अब ए प्राइवेट लिमिटेड एक कंपनी है ना, तो वह 4 टाइप के गुड्स बना रहा है। वो कितने टाइप के गुड्स बना रहा है सर, 4 गुड्स बना रहा है। गर्मी का सीजन चल रहा है, ए प्राइवेट लिमिटेड एक कंपनी था, वह फैन भी बना रहा था, वह बना रहा था अम्ब्रेला भी, ठीक है, वह बना रहा था एसी भी, वह बना रहा था फ्रिज भी, ठीक है। तो वह 4 टाइप के गुड्स बना रहा। चलिए और एक और ले लेते हैं, ठीक है। वो 5 टाइप के गुड्स बना रहा था, कोल्ड ड्रिंक भी बना रहा था, ठीक है। एसी बनाएगा तो कोल्ड ड्रिंक नहीं बनाएगा। हम बोलेंगे सर वो एक ही कंपनी है ना, तो एक ही जगह पे हम उसका सारा काहे नहीं निकाल दे कॉस्ट शीट बना के, ऐसा नहीं कर सकते बच्चे। वह फैन के लिए अलग कॉस्ट शीट बनाएगा, अम्ब्रेला के लिए अलग कॉस्ट शीट बनाएगा, एसी के लिए अलग कॉस्ट शीट बनाएगा, फ्रिज के लिए अलग कॉस्ट शीट बनाएगा और कोल्ड ड्रिंक के लिए अलग कॉस्ट शीट बनाएगा। क्योंकि उसको यह पता चल रहा है कि अलग अलग गुड्स को बनाने में अलग अलग पैसा खर्च हुआ है, और अगर उसे सबको अलग अलग बेचना, ऐसा बोलेगा कि नहीं देखो फैन भी लेके जाओ, अम्ब्रेला भी लेके चल जाओ, ऐसा नहीं करेगा। या फिर ऐसा तो हर एक माल 10 रुपए नहीं कर सकता। तो यहाँ पे हर किसी को बनाने में अलग अलग कॉस्ट लगा। तो एक स्टूडेंट्स को यह जानना भी यह जरूरी है कि अगर कॉस्ट शीट का क्वेश्चन देगा, अगर कभी कभी 2 टाइप के गुड्स दे देगा, 3 टाइप के गुड्स दे देगा, तो हमको सेपरेटली हर के लिए अलग कॉस्ट शीट तैयार करना पड़ेगा। क्लियर? जो पार्टिकुलर एक्सप्लेन करेगा कि अम्ब्रेला के लिए रॉ मटेरियल कितना लाएं, उसमें क्या क्या प्रोसेस हुआ, एसी के लिए रॉ मटेरियल क्या, सबको अलग अलग रिप्रेजेंट करेगा।
समझ में आ रहा है ना बच्चे? यार प्लीज बताइएगा, कमेंट में बताइए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिएगा तो हमको लगेगा सेटिस्फैक्शन कि नहीं देख रहे, समझ में आ रहा है सबको। चलिए आगे देखिए, यहां तक तो मैंने बता दिया आपको, अभी बताए ना कॉस्ट शीट वाला में, और अभी बताए प्राइम कॉस्ट बता दिए, वर्क कॉस्ट बता दिए, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बता दिए, टोटल कॉस्ट बता दिए, तो ये सब तो अभी एक्सप्लेन करके चले। आगे देखिए, यहाँ पे ना हमने एक फॉर्मेट बनाया है। अब बोलिए कि सर पूरा एक्सप्लेन नहीं किए फॉर्मेट को। देखिए एक बात बता रहे हैं, देखिए बच्चे थोड़ा इसको एक्सप्लेन बड़ा करते हैं, चलिए ठीक है इसको खत्म करते हैं। देखिए ना, यहाँ पे हमने एक फॉर्मेट बना दिया बच्चे, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, कैरेज इन बार डायरेक्ट एक्सपेंस है, माइनस कर दी क्लोज स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, मटेरियल रिटर्न टू स्टोर, और यहाँ पे हम लोग को लिखा मटेरियल कंज्यूम, हम लोग का एक बन गया। स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट का फॉर्मेट है, आप भी ना प्रोपरली राइट डाउन करते चलिए, नहीं राइट डाउन कीजिएगा तो दिक्कत हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा, फिर डायरेक्ट लेबर को ऐड किए, डायरेक्ट एक्सपेंस को ऐड कर दिए, तो हम लोग का प्राइम कॉस्ट निकला। हम लोग का क्या निकला बच्चा? प्राइम कॉस्ट निकला। और प्राइम कॉस्ट में फैक्ट्री का खर्चा ऐड कर दिए। अगर ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस, देखिए वर्क इन प्रोग्रेस क्या होता है? आई एम वेजिटेरियन, हमको ये नहीं पता है कि आपको या नहीं, फिर अब आपने क्या क्या चिकन खरीदे, लेकिन चिकन को आप एकदम अच्छे से क्लीन विलीन कर लिए पूरा, तो यार वो एक गुड्स हो गया, ठीक है, वो गुड्स हो गया, लेकिन वो प्रोसेस मोड में, मतलब वो चिकन टिक्का बनने के प्रोसेस वाले मोड पे है। तो हम लोग अगर कोई गुड्स पूरा बन के तैयार नहीं हुआ है, और ना ही वह स्टार्टिंग फॉर्म में बीच बीच में है उसको, ठीक है, तो हम लोग उसको बोल सकते हैं कि वह वर्क इन प्रोग्रेस में है। तो अगर वैसा देगा तो हम लोग वर्क इन प्रोग्रेस हम जस्ट प्राइम कॉस्ट के बाद हम ऐड कर सकते हैं फैक्ट्री वाले के साथ, कोई दिक्कत नहीं है। फिर हम लोग यहाँ पे वर्क इन क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस को माइनस किए। अगर कोई स्क्रैप वैल्यू को बेच दिए, ठीक है, स्क्रैप वैल्यू अगर कुछ था वेस्टेज और फैक्ट्री में ही हम उसको बेच दिए, तो हम उसको भी माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे हम लोग का वर्क कॉस्ट बन जाएगा, हम लोग का क्या बन जाएगा? वर्क कॉस्ट। एकदम जैसे फॉर्मेट बता रहे हैं ना, राइट डाउन करते चलिएगा। अब आगे ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस को हम लोग ऐड कर दिए, हम लोग का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकल गया, ठीक है। अब फिनिश गुड्स भी कभी कभी था, पिछले साल का फिनिश गुड्स रह गया था इस साल का, तो इस तरह से हम लोग फिनिश गुड्स का भी स्टेटमेंट यहाँ करेंगे। ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स को ऐड कर देंगे, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बाद, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बाद फिनिश गुड्स को ऐड करेंगे, और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स को माइनस कर देंगे, ठीक है। तो हम लोग का कॉस्ट ऑफ गुड्स निकल जाएगा, टोटल गुड्स। फिर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस को ऐड कर देंगे, और अभी हम जस्ट बताए कि सेलिंग एक्सपेंस को ऐड करने के बाद हम लोग का टोटल कॉस्ट निकल गया, टोटल कॉस्ट निकल गया। सेल्स का वैल्यू से टोटल कॉस्ट को माइनस करेंगे, तो या तो अगर प्लस में आया तो भैया प्रॉफिट, और अगर माइनस में आ गया तो लॉस हो गया। क्लियर? यह आपका स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट, आप अच्छे से राइट डाउन कर लीजिए, कहीं छूटा हो तो वीडियो प्लेबैक करके वापस देखिए, समझ में आएगा, कोई दिक्कत यहां तक नहीं है। अब आपका क्वेश्चन चालू होता है, और यह क्वेश्चन आज नहीं बताएंगे यार, बताएंगे नेक्स्ट क्लास में। क्या बोल रहे हैं, बता दे आज? ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन को बताते ही ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। देखिए यार, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 मैं आपको बना करके दिखा देता हूँ, अच्छे समझाता हूँ, ध्यान दीजिएगा। स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट ही निकालने बोल रहा है, बोल रहा है फ्रॉम द अंडर अंडर मेंटेन्ड पार्टिकुलर्स ऑफ अ बॉम्बे ब्रिक्स वर्क, मतलब कोई ईटा बनाने वाली कंपनी यार, और वह यहाँ पे कह रहा है यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर अ मंथली कॉस्ट शीट ऑफ ब्रिक मेड इन जनवरी 2011। आपके बुक में डेट कुछ और भी हो सकता है, क्लियर? अगर आप फॉलो कर रहे हैं बुक संजीव जैन एस एम शुक्ला का, तो ठीक है। शोइंग कॉस्ट एंड प्रॉफिट पर 1000 ब्रिक, मतलब 1000 का उसका कॉस्ट क्या था, 1000 का उसको प्रॉफिट कितना हुआ है, यह हमको निकालना है। चलिए ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पे सबसे पहले स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट बनाने के लिए हम जैसे फॉर्मेट सीखे थे हम वैसे बना रहे हैं। ठीक है, लाइन प्रॉपरली आपको दिख रहा होगा। चलिए ध्यान दीजिए, यहाँ पे सबसे पहले हमारा आता है ओपनिंग स्टॉक में दिया मटेरियल। मटेरियल वाले में 3 टाइप का मटेरियल दिया, पहले बोल रहा है कोल, कोयला का जरूरत पड़ेगा ना यार ईटा बनाने में। फिर रॉयल्टी, जगह का जहां से कर रहा है, मतलब निकाल रहा है मिट्टी, रॉयल्टी देना पड़ रहा है। और स्टोर्स, यह 3 टाइप का मटेरियल उसके पास में है।
फर्स्ट 31,500 का है, दूसरा है आपका 5550, फिर है 15,000 का स्टोर्स, और सब कुछ सम करेंगे तो हम लोग का निकलेगा मटेरियल कंज्यूम। क्लियर? यहाँ पे सम कर लेते हैं। 52,050, 52,050। क्लियर? यहाँ आ जाएगा, या हम लोग का मटेरियल कंज्यूम हम लोग यहाँ पे लिख दें, यहाँ पे निकालते हैं 52,050 मटेरियल कंज्यूम निकल गया। क्लियर? अब हम इसमें प्लस करेंगे वेजेज, जिसकी आप बोल सकते हैं इसको डायरेक्ट एक्सपेंस, डायरेक्ट एक्सपेंस। क्लियर? लेबर ही होता है आपका 65,000 का, तो 65,000 जब हम लोग यहाँ पे ऐड करेंगे तो हम लोग का आ जाएगा 1,17,050, 1,17,050। और यह हम लोग का बेजेज ऐड करने के बाद हम लोग का आ जाएगा प्राइम कॉस्ट। हम लोग का क्या आ जाएगा? यह हम लोग का निकला प्राइम कॉस्ट। क्लियर? अब इसके बाद प्राइम कॉस्ट निकालने के बाद हम लोग फैक्ट्री ऑन कॉस्ट या फैक्ट्री कॉस्ट को हम लोग जानते हैं, तो फैक्ट्री ऑन कॉस्ट के बारे में यहाँ पे बोला था। देखिए यहाँ पे कि वर्क मतलब ऑन कॉस्ट वर्क, इसको हम लोग वर्क कॉस्ट ऑन या फैक्ट्री ऑन कॉस्ट हम लोग का 25% ऑफ प्राइम कॉस्ट, मतलब जो हम लोग का प्राइम कॉस्ट निकला है 1,17,050, 1,17,050, और इसका 25% हम लोग का प्राइम कॉस्ट मतलब आपका फैक्ट्री ऑन कॉस्ट है, तो 29,262.5, 29,262.50, यह हम लोग का निकल गया। क्वेश्चन में क्या बोला कि जो आपका फैक्ट्री ऑन कॉस्ट है, फैक्ट्री कॉस्ट है, वह प्राइम कॉस्ट का 25% है, तो यहाँ जो फैक्ट्री मतलब प्राइम कॉस्ट था इसका 25% जो निकाले वो लिख दिए हम लोग का, यह फैक्ट्री ऑन कॉस्ट हो गया। और फैक्ट्री ऑन कॉस्ट को ऐड करने के बाद जो रिजल्ट आता है उसको हम लोग बोलते हैं वर्क कॉस्ट, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वर्क कॉस्ट। तो वर्क कॉस्ट हम लोग का हो गया 146,312.50। क्लियर? यहां तक वर्क कॉस्ट निकल गया बच्चे, एकदम ध्यान से देखिएगा। अब आगे उसके बाद बोल रहा है कि ऑन कॉस्ट ऑफिस मतलब ऑफिस ओवरहेड्स 10% ऑफ वर्क कॉस्ट। देखिए ध्यान से, प्लस यहां पे करेंगे और ऑफिस ओवरहेड्स, ऑफिस ओवरहेड्स कह रहा है 10% ऑफ वर्क कॉस्ट, ऐसा नहीं बोला फैक्ट्री ऑन कॉस्ट, बोला वर्क कॉस्ट। यहां पढ़िएगा ध्यान से, 10% ऑफ वर्क कॉस्ट, तो वर्क कॉस्ट हम लोग के पास ये है, और इसका 10% निकालेंगे 14,631.25, यह 10% हो जाएगा। और ऑफिस ओवरहेड्स को ऐड करने के बाद यहाँ पे ऐड अगर हम इसको करते हैं तो हम लोग का निकल जाएगा टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट निकल गया हम लोग का ये निकल गया टोटल कॉस्ट। इसके बाद देखिए हम लोग को क्या बोला कि 1,000 पे हम लोग को प्रॉफिट बताना था कि 1,000 पे कितना प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, तो पहले 1,000 का कॉस्ट जानते हैं। देखिए टोटल कितना ब्रिक्स बना रहा था, यहाँ पे टोटल मैन्युफैक्चरिंग कर रहा था, प्रोडक्शन पर मंथ देखिए इधर 7,4, यहाँ हम लोग लिखते हैं यार, देखिए समझिएगा, समझाने के लिए लिख रहे हैं। टोटल ब्रिक्स प्रोड्यूस जो क्वेश्चन में दिया हुआ है 74 लाख, ठीक है 74 लाख हो गया। अब यहां पे हम टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ
74 लाख ब्रिक्स, ये समझाने के लिए इतना एक्सप्लेन करके लिख रहा हूं, 1,60,943.75। तो यार यहाँ पे 1000 का हमको प्रॉफिट जानना है, यहाँ पे क्या बोल रहा है कि 1000 का हम लोग का कितना प्रॉफिट हो रहा है, तो पहले 1000 का कॉस्ट जानेंगे तब ना। तो हम लिखेंगे यहाँ पे इफ का कॉस्ट हम लोग का 1,60,943.75 है, तो 1000 का क्या कॉस्ट आएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ये तो पता होगा, तो इतना का कॉस्ट इतना निकला, तो 1000 का कॉस्ट क्या होगा वाट करके, तो यहाँ पे वाट बराबर 169,443.75 मल्टीपल 1000 और डिवाइड बाय 74 लाख, मतलब 1000 का कॉस्ट क्या आ जाएगा 21.74 अप्रोक्सीमेट आता, मतलब 21.75 हम करते हैं, मतलब 1000 ब्रिक्स को बनाने में कॉस्ट आ रहा है 21.75, ठीक है, और 1000 ब्रिक्स को बेचा है यहाँ पे कितना में, यहां देखिएगा सेल्स पर मंथ 27.5, ठीक है, 1000 ब्रिक्स को बेचा है यहाँ पे, तो यहाँ पे हम लोग निकाल देंगे सेल्स ऑफ 1000 ब्रिक्स 27.50 ईच बेचे, या फिर देखिए 27.50 था, और हम लोग लिखेंगे कॉस्ट ऑफ 1000 ब्रिक्स हम लोग कितना निकाले हैं 21.75, 21.75, तो यहाँ पे रिमेनिंग कितना आ जाएगा देखिए 5.75, यह प्रॉफिट हो गया, प्रॉफिट पर 1000, ये निकल गया आंसर हम लोग का, मतलब 5.75 हमारा आंसर हो गया। तो याद देखिए हम लोग किस तरीके से बनाए स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट, यहाँ पे देख रहे हैं स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट तैयार किए, कुछ वर्किंग नोट भी किए और इस तरीके से बनाए, क्लियर। तो यह क्वेश्चन नंबर 1 आपका कंप्लीट हो गया। और देखिए बच्चे अगर समझ में आया हो, लग रहा हो कि हाँ अंडरस्टैंड किए प्रॉपरली, टॉपिक मेरे माइंड में गया, कहीं कोई दिक्कत नहीं हुआ, यार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बच्चे, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड तक पहुंचाइए। जो भी फ्रेंड ये बोल रहे हैं कि कॉस्ट पढ़ना है, टैक्स मैनेजमेंट मैथ, माइंड योर ओन सक्सेस, चैनल पे सारा चीज मिलेगा यार, जीके जीएस पे बता रहा हूँ आपका, आपके सिलेबस का। तो चलिए ध्यान दीजिए, सब्सक्राइब करना है, सब्सक्राइब करके ही जाइए। बाय, सी यू।